This unit is properties of bulk matter. सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी बोलते हैं इसको, इसी चैप्टर को। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर्स का नाम देख लो बेटा। दिस यूनिट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको 3 मिलेंगे, 2 कंबाइंड है इसमें। वन इज इलास्टिसिटी कॉल्ड एज सॉलिड्स, इसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे खाली। जो सेकेंड है ना, सेकेंड चैप्टर है बेटा हाइड्रोस्टैटिक्स, थर्ड चैप्टर है हाइड्रोडायनेमिक्स, और फोर्थ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन टर्म्स को हम। इलास्टिसिटी तो चलो आज स्टार्ट करेंगे ही। ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये कंबाइंड है आपकी एनसीईआरटी में, एंड देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बेसिकली फ्लूइड्स। We study about fluids. Hydrostatics is the study of stationary fluids. Static means at rest, and hydrodynamics is जब फ्लूइड मोशन में होगा। ठीक है, फ्लूइड स्टेशनरी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है। हाइड्रोडायनेमिक्स में we'll talk about viscosity, we'll talk about terminal velocity, energy of a flowing liquid, उस तरह का स्टडी होगा ये, जिसमें वाटर के या किसी भी लिक्विड के फ्लो की बात की जाएगी। यहाँ हम स्टेशनरी लिक्विड, किसी कंटेनर में पानी पड़ा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसमें हम टेम्परेचर, ये इनफैक्ट थर्मल फिजिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में। फिर इसके बाद का क्या है, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगा वो है थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वो 2 यूनिट और एक ये वाला पार्ट 1/4 ये मिलके बनाएंगे थर्मल फिजिक्स हमारी। ठीक है, एंड फाइनली ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, पहले इलास्टिसिटी शुरू करेंगे आज हम। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है बेटा, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू regain its original state after the removal of deforming forces. डिफॉर्मिंग फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स होती है जो हम किसी बॉडी की शेप, साइज, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए लगाते हैं। So, ये ऑब्जेक्ट है, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू डिफॉर्म। ठीक है, उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, और वी वांट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे देखिए ये बॉडी है, मैंने कोई फोर्स लगाई, छोड़ दी, बॉडी वैसी है।
दैट मीन्स दिस इज एन इलास्टिक बॉडी बिकॉज इट हैज मतलब जो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट से चेंज ही नहीं हो रही, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। बिकॉज जो ओरिजिनल स्टेट से चेंज ही नहीं होगी वही तो बोलेंगे इसने रीगेन ही कर लिया। हमने फोर्स लगाई, फोर्स हटाई, वापस वैसी है, लगाने से पहले भी ऐसी थी, बाद में भी ऐसी है। सच ए बॉडी इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। और उसकी इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, उस बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। डेली लाइफ में इलास्टिक प्लास्टिक हम सेम ही बोलते हैं, बट फिजिक्स में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों बिल्कुल अपोजिट टर्म्स हैं। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर सकती, उसमें परमानेंट कोई डिफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे ये देखो, मैं इसको यहां से ऐसे करूं और ऐसे कर दूं, now this is deformed, permanently deformed। ये अब मैं फोर्स हटा भी दूं, ये वापस वैसी नहीं होने वाली। या कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाई और ये थोड़ी बेंड हो गई, दिस इज आल्सो डिफॉर्म्ड। जरूरी नहीं है कि पूरा उसको तोड़ देना है, उसमें जरा सी भी डिफॉर्मेशन अगर प्रोड्यूस हो गई, मतलब अगर फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हुई और फोर्स हटाने के बाद वो वापस वैसी नहीं हुई, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी। और उस प्रॉपर्टी को जिसके कारण वो अपनी ओरिजिनल स्टेट रीगेन नहीं कर पाएगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। देयरफॉर इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बिल्कुल अपोजिट टर्म्स हैं, डिफरेंट भी नहीं है, सिमिलर तो है ही नहीं, डिफरेंट भी नहीं है, टोटली अपोजिट है। ठीक, होता क्या है बेसिकली, जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए ना, यू थिंक अबाउट अ स्प्रिंग, हम किसी स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा लगा के उसको वायर नहीं बना देना है, थोड़ी सी फोर्स लगाएं, तो जैसे हमने छोड़ा तो उसको वापस किसने लाया अपनी ओरिजिनल स्टेट में, इसका मतलब उसके अंदर कोई फोर्स डेवलप हो गई होगी, कोई फोर्स सेटअप हो गई, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। जो इलास्टिक बॉडी होती है उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब जितनी फोर्स से हमने उसको डिफॉर्म किया उतनी ही फोर्स उसके अंदर सेटअप हो जाएगी और वो उसको वापस रिस्टोर कर देगी। ठीक है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो तो बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स कम हुई, डिफॉर्म करने के लिए 10 न्यूटन लगाई, लेकिन जो रिस्टोर करने वाली थी वो 8 ही थी, तो उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, ऐसे याद रखना बेटा, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स इज इंटरनल फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हम बाहर से लगाते हैं और इंटरनली जो फोर्स सेटअप हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ बेटा इस चैप्टर में जो हमने मेन टर्म्स दो पढ़नी है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, फिर उनके डिफरेंट रिलेशंस हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज एक्चुअली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इट इज लाइक प्रेशर, बट प्रेशर हम बोलते हैं फ्लूइड्स में, लिक्विड्स और गैसेस में प्रेशर, सॉलिड्स में वी टॉक अबाउट स्ट्रेस। ठीक है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, द एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल नहीं बोलते इसको, प्रेशर के केस में पास्कल बोलते हैं। ठीक है, हियर इट इज ओनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होगा बेटा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये जो स्ट्रेस है, टेक्निकली ये स्ट्रेस भी दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस,
और एक होता है बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या है? नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल मीन्स पैरेलल। मतलब ये सपोज कोई एरिया है ऐसे, some area, some surface, and we apply force like this, normal to the, जैसे हम weight apply कर रहे हैं on the surface of earth, that is producing a normal stress। stress जो है ना force का effect है। और अगर यही area है ऐसे ही, but we apply force like this, जैसे ये area है और ऐसे force लगा दो, ये parallel to it, this is called as tangential। ऐसे force लगाऊंगा, this is called as normal। ठीक है, फोर्स तो फोर्स ही है, बट फोर्स पर यूनिट एरिया बिकम्स स्ट्रेस। परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो नॉर्मल, और अलोंग द एरिया लगाएंगे तो टेंजेंशियल। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, दिस फर्दर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज टेंसाइल, the other is compressive। टेंसाइल एंड compressive, again the name will explain। टेंसाइल मतलब जो लेंथ बढ़ाता है, और compressive मतलब जो लेंथ कम करता है। टेंसाइल increases the length, एंड compressive जो है that decreases the length। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, देखो ऐसे आप सोच सकते हैं कि ऐसे फोर्स लगाई और लेंथ बढ़ गई। जैसे डेस्क है, ये डेस्क है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ऐसे खड़ा था तो ऐसे हो जाएगा, लेंथ तो उतनी रहेगी ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है ये चेंज करती है कॉन्फ़िगरेशन को, चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी। कंप्रेसिव होगी तो लेंथ कम करेगी, और टेंसाइल होगी तो लेंथ बढ़ाएगी। लेकिन अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस हुई, इट विल चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसे समझना, सपोज ये मैं 3D में बताता हूँ आपको। ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स का जो लोअर एंड है, जैसे आपका ये वाला जो सरफेस है ना वो फिक्स्ड है, जैसे एक चौक का डिब्बा है, एक हाथ से ऊपर से पकड़ के, नीचे से पकड़ के रखो उसको, बेस को, ठीक है, और ऊपर से ऐसे फोर्स लगाएं, सो व्हाट विल हैपन? ये वाली जो साइड है ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इट विल बिकम लाइक, ये ऐसे सीधी थी ऐसे हो गई, ये ऐसे सीधी थी ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, और ये अभी हमारे पास ये बॉक्स थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है, शेप इसकी चेंज हो गई, ऐसे हो गया। जो ऐसे था अभी ये हो गया, लेंथ इतनी है, ये भी उतनी, ये भी सेम। सो दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस व्हिच डज व्हाट? इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन, इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाकी कंप्रेसिव और टेंसाइल, कंप्रेसिव लेंथ को कम करती है, कंप्रेस करना, और टेंसाइल क्या करती है? लेंथ को बढ़ा देती है। Then we have strain। strain जो है, it is measure of deformation produced in a body।
It is a measure of deformation produced in a body. Deformation produced in a body is called strain. टाइप्स देखो बेटा इसकी, थोड़ा डिटेल में देखते हैं. वन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. किसी भी टाइप का स्ट्रेन हमेशा डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज change in length divided by original length. It is defined as the change in length per unit original length. तो अगर डायग्राम से समझना है, देखिए सपोज एक वायर है हमारे पास. इस वायर को हमने यहाँ हैंग करा हुआ है सपोर्ट के साथ, एंड वी अप्लाई फोर्स लाइक दिस. तो मुझे बताओ इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा या टेंजेंशियल? नॉर्मल, परपेंडिकुलर है ना. दिस एरिया इज लाइक दिस, यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट लेट द वायर बिकम्स बिट लॉन्गर. पहले इसकी लेंथ थी स्मॉल एल और अभी जो लेंथ है वो हो गई कैपिटल एल. सपोज now this is the length, originally it was this. So what is longitudinal strain? According to this, L minus L divided by L. Capital L minus small l divided by small l. We also write it as delta L by L. Change in length divided by original length. तो बेटा ये जो longitudinal strain है ना, it is unitless. It is also dimensionless. Longitudinal strain is unitless and dimensionless. The second is volumetric strain. Again, it will be clear from the name itself. Volumetric strain. ठीक है. स्ट्रेन का ना कोई ऐसे सिंबल नहीं है, कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंट नहीं है, कोई लेटर नहीं है जिससे हम स्ट्रेस को या स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो पूरा लिखना पड़ेगा. सपोज ये कोई सफेयर है और इसका वॉल्यूम है V. वी अप्लाई फोर्स लाइक इधर से प्रेस किया, इधर से और इधर से प्रेस किया और इसका वॉल्यूम हो गया V डैश. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन वॉल्यूम divided by the original volume. Change in volume divided by original volume. So it is equal to, देखिए डायग्राम इसके अकॉर्डिंगली क्या बोलेंगे, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इनिशियली वॉल्यूम V था, प्रेस किया, वॉल्यूम हो गया V डैश. सो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? V डैश माइनस V डिवाइडेड बाय V. Final volume minus initial volume. It is minus delta V by V. Why minus sign? Because यहाँ पर it is compression. Negative क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है. देखो पहले 10 है फिर 8 हो गया, तो हम क्या करें? 8 minus 10 will give you -2. यहाँ पर लेंथ बढ़ाई थी, यहाँ वॉल्यूम कम किया. जब लेंथ बढ़ाएंगे तो ये चेंज पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? Indicates decrease in volume. क्या इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन? कि जो वॉल्यूम है वो कम हुआ. अगर वॉल्यूम बढ़ जाता, इसी को हम बाहर एक्सपैंड करते, तो फिर V डैश माइनस V जो है that would have been positive. So it is positive or negative sign depending on whether we have increased or decreased the size.
ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे तो इट इज एक्चुअली लेंथ वाइज, और जब वॉल्यूमेट्रिक बोलेंगे तो इट इज वॉल्यूम वाइज. अगेन यू कैन हैव अ लुक, दिस इज आल्सो वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब कैंसिल. तो ये वाला स्ट्रेन जो है ये भी यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस ही होगा. माइनस डेल्टा एल आता है ना, वही तो बोला. अगर लेंथ कम कर दी हमने कंप्रेस किया तो फाइनल लेंथ इज लेस देन द इनिशियल लेंथ. स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू विल बी नेगेटिव माइनस डेल्टा एल. इसलिए एक इंक्रीज भी बता दिया और एक डिक्रीज. शेप चेंज होना क्या होता है वो समझना. अब वी हैव थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन called as shear strain. shear वर्ड का मतलब है शेप, शेप. और ये जो shear strain है, this is produced due to tangential stress. It is produced due to tangential stress. वही फिगर मैं फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको 3D इसका व्यू मिलेगा. ये फिक्स फेस मान लीजिए, ठीक है. हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, which is an indication की फोर्स along the area लग रही है, ये वाला एरिया टॉप सरफेस. इस फोर्स के कारण सिंस लोअर फेस फिक्स्ड है, ये साइड ऐसे हो गई, ये वाली साइड ऐसे, this goes like this, this also goes like this. ठीक है, पहले जो शेप थी वो ब्लैक वाली थी, अभी जो शेप है वो ये, इतना सा पार्ट इंक्लूड कर ही लो, ब्लू वाली आ गई. और अगर बेटा ये एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करें, डायग्राम समझ में आ गई ना. दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ शियर. सपोज करो कि ये जो लेंथ है ये एल है शायद, ये वाली, और अगर 2D में देखना, देखो ऐसे थी और ऐसे हो गई, ये डेल्टा एल, ये एल मैंने सपोज किया, ये एंगल थीटा है. अगर थीटा एंगल ऑफ शियर है तो tan थीटा जो है इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन. एंड tan थीटा देखिए, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज अगेन डेल्टा एल बाय एल. बट इट इज नॉट इन दैट वे जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन किया था. ठीक है, द टू आर टोटली डिफरेंट. दिस डेल्टा एल इज नॉट द चेंज इन लेंथ, इट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से साइड इधर चली गई तो ये डेल्टा एल है. लेंथ तो उतनी है, यहाँ भी उतनी थी, यहाँ भी उतनी है. सो डेल्टा एल इज द स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस टिप, ऐसे बोल दो, ये डेल्टा एल ये. बट है तो फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से देखें, है तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ थी. सो अगेन डायमेंशनलेस है. ठीक है, एंड सिंपली यू कैन से कि tan थीटा एंड इट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, सो दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस.
बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम रिलेट करते हैं मैथमेटिकली, देयर इज ए रिलेशन, जिसे हम इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक के नाम से। कंडीशनल है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है, बट कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स within elastic limits stress is directly proportional to strain। इलास्टिक लिमिट क्या हुआ, क्या लिखा मैंने यहाँ, विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एग्जांपल से समझना बेटा इलास्टिक लिमिट क्या है। एक स्प्रिंग है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी। स्प्रिंग में हम थोड़ी फोर्स लगाते हैं, खींचता है, और फोर्स लगाते हैं, खींचता है, लेकिन फोर्स छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। लेकिन अगर बड़ी ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो तो स्प्रिंग ही नहीं रहा, तो वापस कैसे आएगा, वायर बन गया। तो इसका मतलब हमने लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दी। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट बेसिकली स्ट्रेस है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो हम किसी बॉडी के ऊपर लगा सकें आफ्टर द रिमूवल ऑफ विच इट इज एबल टू रीगेन इट्स स्टेट। समझ में आया कि मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस हम बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं जिसको हटाने के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो और वो अपनी उसी स्टेट में वापस आ जाए। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, maximum stress that can be applied without losing elasticity। ठीक है, बाकी आप लिख लेना। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट, ऐसे तो जितनी मर्जी अप्लाई कर दें, ऐसे तो आप जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, बट उतनी मैक्सिमम को किसको बोल रहे हो, उस वैल्यू को जिसको हटाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। सो दिस मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट लूजिंग द इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। सो विद इन दोज लिमिट्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। इसलिए बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है, दैट रेशो इज कांस्टेंट। विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो बोलेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन जनरल इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं, चलो, बिकॉज स्प्रिंग में थोड़ा सा इजीली बैठेगा। यहाँ एक पैन है, ठीक है, एंड वी कैन ऐड सम वेट्स इनटू इट। सपोज ये पॉइंटर है एंड वी हैव ए स्केल हेयर, हमने कुछ वेट रखा हुआ, ये स्ट्रेच होगा। हम क्या करते हैं, देखो स्ट्रेस किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स का, फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, और स्ट्रेन एक्सटेंशन, कितना डिफॉर्मेशन हुआ। ये जो स्टेटमेंट है, फोर्स इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट फोर्स is directly proportional to extension। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फोर्स डायरेक्टली, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट स्ट्रेस एंड एक्सटेंशन मतलब डिफॉर्मेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करें, मान लो हमने पहले 2 ग्राम वेट रखा और देखा एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर हुई,
फिर 2 ग्राम और रखा, देखा 4 सेंटीमीटर हो गई, फिर 2 ग्राम और रखा 6 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 2 ग्राम रखते ना अब 8 सेंटीमीटर नहीं होती, 9 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब अब ज्यादा एक्सटेंशन हो रही है, इसका मतलब लिमिट से ज्यादा लगा दी हमने फोर्स। ठीक है, अब मान लो कि हम इसके ऊपर विदाउट लाइक 1-1 ग्राम करके ऐसे बढ़ा रहे हैं, या 2-2 ग्राम करके वेट बढ़ा रहे हैं, या केजी भी कर सकते हैं, स्प्रिंग में केजी नहीं होगा बेसिकली। तो जो हम वेट बढ़ा रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में हम बढ़ाते गए, अगर हुक्स लॉ वैलिड हुआ तो स्ट्रेन भी सेम प्रोपोर्शन में होता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, वो भी हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलास्टिक लिमिट्स की ही। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अगर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हम ग्राफ बना लें टेकिंग स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, तो दिस वायर विल बी ए, दिस ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? इस प्रोपोर्शनैलिटी को इंडिकेट कर रही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो जो है वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट का नाम तो रखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा। अगर हम फोर्स डबल करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होता। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। Modulus of elasticity depends on the nature of material. तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ाते हैं इस ग्राफ के हिसाब से, देखिए अब अगर मैं ग्राफिकली देखूं आई विल से कि ये जो परपेंडिकुलर है ये स्ट्रेस और जो बेस है ये स्ट्रेन है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी tan थीटा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, it is equal to E, and at the same time you know tan theta is called slope, है ना, बड़ी बार पढ़ा पहले। तो स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ जो होता है उसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जितना अगर बॉडी ज्यादा इलास्टिक है तो स्लोप ज्यादा होगी, और अगर बॉडी की इलास्टिसिटी कम है तो स्लोप भी कम होगी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे इससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। सो इफ वी हैव समथिंग लाइक स्ट्रेन हेयर, स्ट्रेस हेयर, ग्राफ 1 ग्राफ 2, एक वायर के लिए ये बना दूसरी वायर के लिए ये बना, ठीक है, इसका एंगल θ1 इसका θ2, तो E1 जो होगा will be tan θ1, E2 will be tan θ2. So what is E1 by E2? ये मेडिकल वाले ना tan भी कैंसिल करते हैं, इट इज tan θ1 by tan θ2, ठीक है, नॉट θ1। tan 30 by tan 60 is not 1/2, tan कैंसिल, 30 by 60 is 1/2, शाबाश। tan 30 by tan 60 1/3 होता है, ठीक है। जितनी बॉडी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतनी ही इस ग्राफ की स्लोप भी ज्यादा होगी। बेटा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है।
मैं आज नाम ही लिख पाऊंगा सिर्फ, या एक पढ़ ही लेते हैं ना हम। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ elasticity. One is Young's modulus of elasticity. Y से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यंग्स मॉडुलस थॉमस यंग के नाम से है। देखो कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, होगा वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो कोई मर्जी टाइप क्यों ना हो, इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। व्हेन इट इज यंग्स मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू longitudinal strain. Normal stress or longitudinal strain. Again consider this wire जिसका एक एंड फिक्स्ड है, ओरिजिनल लेंथ L है, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं F, और अभी जो लेंथ बन गई कैपिटल M। सेम डायग्राम, ये वाला एरिया है A जहां हमने फोर्स लगाई, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा F बाई A, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ डेल्टा L बाई L। इट मीन्स Y मेरे पास बन जाएगा बेटा F इंटू L डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। This will go up, A डाउनवर्ड, तो डेल्टा L तो पहले से नीचे, F इंटू L। मान लो बेटा इसका एक और सिंपल एक्सप्रेशन भी है कि हमने यहाँ फोर्स नहीं लगाई, कोई मास हैंग कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, so this force will become weight, so we also write as mg into L। what is m? इसका मास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने हैंग किया, और इसका जो रेडियस है अगर वो r होता तो a की जगह क्या लिखना था, पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा L। ये भी y का ही एक एक्सप्रेशन है। फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, क्या होती है रिजिड बॉडी, जिसमें हम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसमें डेल्टा L जो है वो जीरो है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली रिजिड बॉडी। अगर डेल्टा L जीरो होगा तो y जो है दैट विल बी इनफिनिट। एंड फॉर ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी y इज जीरो। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी रिवर्स है, तो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफिनाइट है तो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता कुछ नहीं है, बट अगर डिफाइन करना है तो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी विल बी जीरो। ठीक है, दूसरा देखें, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स। लिक्विड्स और गैसेस, हम किसी लिक्विड को ऐसे पकड़ के उसकी लेंथ नहीं बढ़ा सकते, liquids do not have any proper shape nor the gases have। ठीक है, ये हम सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइन करते हैं। F का mg कैसे बन गया, पता चल गया, यहाँ जो ऑब्जेक्ट हैंग किया उसका मास अगर m होगा तो उसका वेट पड़ेगा mg। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L है, बेटा अगर हम फोर्स डबल कर दें y में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि ये फोर्स अगर डबल कर दी, यहाँ 2f आ गया तो y तो 2f हो गया। अगर फोर्स डबल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली डिफॉर्मेशन भी डबल हो जाएगी, 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। y डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कई बार क्वेश्चन होता है कि एक वायर है, उसके इतना y एक सब कुछ दिया है, फिर हमने क्या किया, सडनली फोर्स को डबल कर दिया, what will happen to its Young's modulus of elasticity? Nothing, because this depends on the nature of material। ठीक है, बाकी दो टाइप्स और हैं, कल देखते हैं।